आज पहली ग्लोबल फिक्र पश्चिम एशिया की है। अमेरिका ईरान में तनाव के नेक्स्ट लेवल पर 3 नए चैप्टर जुड़े हैं जो तीसरे विश्व युद्ध का विध्वंसक द्वार खोल सकते हैं। पहला चैप्टर ध्यान से देखिएगा, पहला चैप्टर है जिनीवा समिट। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज दूसरे राउंड की बातचीत के लिए जिनीवा में मिले। 2 अलग अलग कमरों में मौजूद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच ओमान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से मध्यस्थता की। मीटिंग 3 घंटे तक चली। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन कोई समझौता हुआ हो ऐसा नहीं है, जिस पर जानकार मान रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रमों पर तो बात कर रहा है, लेकिन मिसाइल की रेंज घटाने पर राजी नहीं है। दूसरा चैप्टर समंदर में तैनात विनाशक हथियार। जब यह लगने लगा है कि अमेरिका और ईरान में वार्ता भी फेल होने की कगार पर है और कूटनीतिक तरीके से बात नहीं बनेगी, तब दोनों देश एक दूसरे को पावर शो कर रहे हैं। दोनों ने विनाशक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। और तीसरा चैप्टर है जुबानी फायरिंग। यह नई जुबानी फायरिंग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। 24 घंटे के भीतर ही दोनों ने एक दूसरे को तबाह कर देने की वार्निंग दी है। लेकिन पहले सैन्य तैनाती से जुड़ी खबरें और नए वीडियो देख लेते हैं, जिसमें युद्ध वाली चिंगारी भड़कने के पूरे आसार हैं। अमेरिका ने ईरान के पास बड़ी सैन्य तैनाती की है। ईरान के नजदीक अमेरिका के 12 वॉरशिप का मूवमेंट देखा गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पहले ही मोर्चा संभाला हुआ है। स्ट्राइक ग्रुप में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 90 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। दूसरा विमान वाहक पोत यूएसएस जेरार्ड फोर्ड अगले 48 घंटे में ईरान के नजदीक पहुंच सकता है। ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स के एसेट्स पश्चिमी एशिया ट्रांसफर हुए हैं। ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा कार्गो विमान आ चुके हैं। वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। 18 से ज्यादा F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और 6 एयर रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती हुई है। ईरान के रेडार, ईरान के मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी को नष्ट करने के लिए यह डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा B-2 बॉम्बर, रेडार सिस्टम और रिफ्यूलिंग विमान भी एक्शन में है। आर्मेनिया से यूएस स्पेशल फोर्सेस की एंट्री भी हो सकती है। मतलब जल थल नभ से अमेरिका ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है। अब हम आपको बिग वॉल पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की तस्वीरें दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जो कि अलग स्ट्रैटेजी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, अब देखिए, अगर ओमान के पास ये है कतर, राइट, ये इलाका जो है ये कंट्रोल करता है ओमान, ये इलाका कंट्रोल करता है ईरान, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। लेफ्ट साइड को ईरान कंट्रोल करता है, राइट साइड को ओमान कंट्रोल करता है। ओमान से काफी नीचे यहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। कहा जा रहा है करीब 700 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी पर तो टॉमाहॉक मिसाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये एक डायवर्जन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए और भी पीछे से कई सारे वॉरशिप्स आ सकते हैं और यहां पर सबमरीन्स भी हैं। यह भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग डिप्लॉयमेंट है। सबमरीन्स भी यहां पर डिप्लॉय किए गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए, और इससे थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, एकदम नीचे की तरफ, तो डियागो गार्सिया के बेस पर B-2 बॉम्बर्स भी तैनात हैं। यानी ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर कट है। फारस की खाड़ी के बिल्कुल करीब है ये। यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय जिस जगह पर तैनात है वहां की दूरी आपने देखी, सिर्फ 700 किलोमीटर है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहीं पर नेवल ड्रिल भी कर रहा है ईरान इस वक्त। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी इलाके में ईरान नेवल ड्रिल कर रहा है। यहां पर उसने माइंस बिछा रखी हैं और सबसे ज्यादा खतरा कतर को है। सोचिए जरा, अब आगे की कहानी क्या है? अमेरिका ईरान पर आसमान से बम बरसाने की योजना भी बना रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले वर्ष जून में B-52 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट तबाह किए गए थे। क्या हम एक बार फिर से वो वॉल दिखा सकते हैं? उस समय अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। जो बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो इससे ठीक नीचे की तरफ डियागो गार्सिया बेस के पास है। पिछली बार भी वहीं से टेक ऑफ किया था और वहां से टेक ऑफ करके वो सीधे इस पे बम्बार्डमेंट करना चाहते हैं। यानी कि ये डिप्लॉयमेंट है। नई खबर तेहरान को परेशान कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने
एरोस्पेस कंपनी बोइंग को अब जरा ध्यान से देखिए, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बमों का नया ऑर्डर दे दिया है। अमेरिकी फोर्सेस ने इन बमों के अपने स्टॉक को भरने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है। GBU-57 बम को अमेरिकी बॉम्बर से टारगेट पर ड्रॉप किया जाता है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, यह बम जमीन के नीचे जाकर टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखता है। दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है और ईरान से तनाव के बीच इस बम का नया ऑर्डर तेहरान पर बड़े हमले की स्क्रिप्ट जैसा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस बम का ऑर्डर दिया गया है, अगर बॉम्बर्स तैयार हैं, तो क्या तभी ट्रंप ने बोला था कि मुझे पता है कि खौमेनी कहां है? यह तो अमेरिकी सैन्य तैयारियों की बात, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट वार्ता में समाधान की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही है, बल्कि ईरान जवाबी हमले की विध्वंसक तैयारी कर चुका है। जिनेवा वार्ता से ठीक पहले ईरान की तरफ से एक AI वीडियो जारी हुआ। इसमें IRGC का नया धमकी भरा संदेश छिपा है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को दिखाकर वार्निंग देने का प्रयास है। अमेरिका और इजराइल को खुर्रम शहर 4 मिसाइल सीधी चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में नेतन्याहू को भी दिखाया गया है। ईरान ने इस मिसाइल के अलावा दुनिया को पहली बार अबू मेहंदी एंटी शिप मिसाइल की ताकत भी दिखाई है। यह ताकत अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट पता चलने के बाद दिखाई गई है। वॉरशिप को तबाह करने के लिए ईरान ने एंटी शिप अबू मेहंदी मिसाइल बनाई है। अबू मेहंदी मिसाइल की अनुमानित रेंज करीब 1000 किलोमीटर है, यानी कि ईरान से USS अब्राहम लिंकन रेंज में आता है, वो 700 किलोमीटर दूर है। इस मिसाइल के टारगेट पर समंदर में तैनात अमेरिका के सभी एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। अब आपको ट्रंप और नेतन्याहू के बीच की जुबानी फायरिंग दिखाते हैं। इस रिपोर्ट से भी यह भी पता चलेगा कि अमेरिका अभी तक ईरान के खिलाफ अटैक की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया। अमेरिका इजराइल से लगातार मिल रही धमकियों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उल्टे ईरान से एक ऐसा AI प्रोपेगेंडा वीडियो जारी हुआ है जो शायद नेतन्याहू को बेचैन कर सकता है। इस वीडियो में बिल्कुल मादुरो स्टाइल में सैन्य ऑपरेशन को दिखाया गया है। जैसे अमेरिका ने डेल्टा फोर्स भेजकर मादुरो को किडनैप किया था, वैसे ही ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो नेतन्याहू और उनकी पत्नी को स्पेशल ऑपरेशन के तहत बंदी बना सकता है। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को भी नई धमकी दी है। अमेरिकी युद्धपोत पर खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमले वाली चेतावनी दी है। दरअसल ईरान झुकने को तैयार नहीं है और उसकी वजह है रूस और चीन से लगातार मिल रही मदद। 72 घंटे में 3 IL-76 सैन्य कार्गो विमान तेहरान पहुंचे हैं। रूस से भारी संख्या में हथियारों की डिलीवरी हुई है। उधर चीन ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी के पास अपने बेहद खतरनाक टाइप 055 गाइडेड मिसाइल किलर युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसका उद्देश्य ईरान को समर्थन देना और क्षेत्र में अमेरिकी नेवी की मौजूदगी का मुकाबला करना माना जा रहा है। इस बीच चीन ने अमेरिका की उस धमकी को भी खारिज कर दिया है जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर चीन को ईरान से तेल न खरीदने की वार्निंग दी थी। खमनेई के हौसले बुलंद हैं, वो ज्यादा आक्रामक बयान दे रहे हैं। शांति वार्ता के बीच ही उन्होंने ट्रंप को कड़ी नसीहत दी और कहा कि USS अब्राहम लिंकन भले ही खतरनाक हथियार है, लेकिन ईरान के हथियार उन्हें समंदर की गहराई में डुबो देने की शक्ति रखते हैं। हमने की यह नई धमकी तब है जब एक दिन पहले ही ट्रंप के करीबी अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने ईरान को धमकी दी थी। कहा था कि ईरान पर फैसला महीनों में नहीं, हफ्तों में होगा। ईरान से खमने को हर हाल में जाना होगा। और ट्रंप ने भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ज्यादा भयानक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। यानी दोनों देशों के बीच बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी या अपनी सैन्य पोजीशंस मजबूत करने की रणनीति है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी म्यानों से तलवारें निकाल ली हैं। और इसके संकेत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा बयान से भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि ईरान नीतिगत फैसले पूरी तरह से धर्म के आधार पर लेता है। ऐसे में तेहरान से कोई भी समझौता हो पाना बेहद कठिन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं भारत और फ्रांस की हथियारों वाली दोस्ती की, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इसे आप भारत की कार डिप्लोमेसी कह सकते हैं। मुंबई में भारत फ्रांस के बीच बातचीत और प्रेस ब्रीफिंग के बाद राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गाड़ी में बैठते हैं एक साथ। ये देखिए जरा, इस तस्वीर में पीएम मोदी कुछ कह रहे हैं और मैक्रों उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं। ये फोटो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की है। भारत की कार डिप्लोमेसी की ये कोई पहली झलक नहीं है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। पीएम मोदी कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, कभी यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ, तो कभी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ गाड़ी में बातचीत करते दिखे। और आज मैक्रों के साथ उनकी ऐसी ही तस्वीर चर्चा में है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। मुंबई के लोक भवन में पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना, भारत और फ्रांस की दोस्ती में नए अध्याय को जोड़ना। दुनिया में जिस तरह का माहौल है, हो सकता है ऐसे वक्त में यह तस्वीर कई बड़े बड़े देश के नेताओं को चुभ रही होगी, क्योंकि यह कहानी है डील, दोस्ती और कूटनीति की। एक ऐसी कूटनीति जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक है, रक्षा शक्ति वाले संकेत हैं, नई तकनीक और बढ़ते व्यापार वाला विजन है, जो भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौतों में देखने को मिला। भारत और फ्रांस में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति, तकनीक, एआई, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई, समझौते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राफेल लड़ाकू विमान और हैमर मिसाइल वाले समझौते की हो रही है। इस दोस्ती में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए क्या संदेश और क्या संकेत है, इसे समझना बहुत जरूरी है। भारत और फ्रांस में 20 से ज्यादा समझौते हुए, 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है। फ्रांस से भारत को 114, ठीक सुना आपने, 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि 96 राफेल फाइटर जेट का निर्माण भारत में ही होगा। इसके अलावा हैमर मिसाइल डील पर भी मोहर लग सकती है। भारत और फ्रांस में डील, दोस्ती और कूटनीति के बीच फ्रेंच मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है। मतलब यह कि फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। डीआरडीओ की ओर से विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यह पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। पिनाका के मौजूदा वर्जन की रेंज 120 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक करने की तैयारी है। 12 रॉकेट, वो भी 44 सेकंड में फायर करता है, जिससे यह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों की किफायती विकल्प बन जाएगा। यह कम समय में और काफी तेज गति से दुश्मन के एक बड़े इलाके पर हाई एक्सप्लोजिव से लैस रॉकेटों से फायर करता है। पिनाका दुश्मन पर हमला करने के बाद तुरंत अपनी जगह भी बदल सकता है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिहाज से पिनाका रॉकेट सिस्टम भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इसमें भारत की निर्यात वाली क्षमता का संकेत है। पीएम मोदी ने आज ही फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया। उन्होंने मैक्रों के साथ मिलकर H125 हेलीकॉप्टरों की असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसका मतलब है दोनों देश सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारत के साथ रिश्ते को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा, डिफेंस स्पेस और एआई में साझेदारी बढ़ाएंगे। वैसे मैक्रों ने आज सुबह ही भारत प्रेम के संकेत भी दे दिए। वो सुबह मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर जॉगिंग करते नजर आए। वायरल वीडियो में एक सिंपल एथलेटिक नेवी ब्लू टी शर्ट, काले शॉर्ट्स और रनिंग शूज पहने मैक्रों को मरीन ड्राइव पर देखा गया। भारत और फ्रांस के बीच समझौते और कूटनीतिक रिश्तों की एक झलक इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है।
कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। भारत फ्रांस दोस्ती के नेक्स्ट लेवल में हथियारों वाली मजबूती है, जिसमें राफेल जैसा ताकतवर जेट है और हैमर जैसी अचूक मिसाइल भी है। आप कई दिन से सुन रहे हैं कि फ्रांस के साथ 114 राफेल की डील होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस डील में सुपर राफेल फाइटर भी है। यह डील व्यापार और मुनाफे वाली नीति से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैक्रो ने इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी जिक्र किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच मेक इन इंडिया के तहत डील हुई है। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआती 18 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे, यानी पूरी तरीके से बिल्ड इन यूनिट्स होंगे, जबकि 96 राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे और उसमें भी 60% कंपोनेंट मेक इन इंडिया, ऐसा भी कहा जा रहा है। खैर, भारत में बने राफेल में 50% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी होंगे। एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है। भारतीय रेडार और सेंसर सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। राफेल में स्वदेशी हथियार, मिसाइल और गोला बारूद इंटीग्रेटेड होंगे। राफेल लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है, इसका परिचय वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भी दे चुका है। ऊपर से हैमर मिसाइल की चर्चा पाकिस्तान जैसे देश का टेंशन बढ़ाने वाली है। ये रिपोर्ट देखें। मुंबई से आई दोस्ती की तस्वीर अमेरिका ध्यान से देख रहा होगा। डिफेंस डील की खबरें व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी डिकोड कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले ही यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील करके भारत ने आर्थिक मोर्चे पर अपनी शक्ति दिखाई। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हिंदुस्तान में हैं, जिनके साथ डिफेंस वाली फ्रेंडशिप बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। इस डील में जिन 2 गेम चेंजर अस्त्रों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें से एक है राफेल का एडवांस लड़ाकू विमान और दूसरा हैमर मिसाइल। हैमर एक प्रिसिजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड स्मार्ट हथियार है। समझौते के तहत हैमर के 2 एडवांस वेरिएंट भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें से एक है हैमर 250 XLR और दूसरा हैमर 1000 XLR। हैमर 250 XLR की रेंज 200 किलोमीटर, जबकि हैमर 1000 XLR की रेंज 150 किलोमीटर है। एयर टू ग्राउंड हैमर ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से दाग सकते हैं। यह वो मिसाइल है जो राफेल और तेजस से लॉन्च होती है। हर मौसम में सटीक निशाना लगाने वाली यह मिसाइल पहाड़ी इलाकों में भी प्रभावी है। अगर डील हो गई तो मिसाइल के ज्यादातर पार्ट्स का निर्माण भारत में ही होगा। गेम चेंजर हथियारों में दूसरा नाम राफेल का है। इस बार की डील में खास बात यह है कि इनमें 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इन एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जा रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल हैं वो F3 वेरिएंट के हैं और ये 4.5 जनरेशन की फाइटर जेट है। लेकिन नई डील में ज्यादातर F4 वर्जन के होंगे, जो ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। 114 राफेल की डील में 90 राफेल फाइटर जेट F4 वर्जन के हैं, जबकि 24 F5 वर्जन के होंगे। AI से लैस F5 राफेल में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। नई पीढ़ी की मिसाइलों के साथ बेहतर स्टेल्थ क्षमता से लैस हैं। रेडिएशन का मुकाबला करने की शक्ति है। इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना ज्यादा है।
वहीं राफेल का F4 वर्जन ज्यादा एडवांस्ड रेडार और सेंसर से लैस है। ये दूसरे फाइटर जेट और ड्रोन से सीधा डेटा शेयर करने में सक्षम है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस डिफेंस डील को बेजोड़ बताया है। राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं, उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहां पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। इस डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास इतनी एडवांस्ड कैपेबिलिटी वाले राफेल फाइटर जेट होंगे। इसे भारतीय एयरफोर्स में कम होते फाइटर जेट के स्क्वाड्रन के लिए बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस डील में एक और चौंकाने वाला नाम आया, H-125 हेलीकॉप्टर, जिसका जिक्र आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। H-125 एक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। ऊंचाई वाले इलाकों और गर्म मौसम में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। कहा जा रहा है कि वर्ष 2027 से मेड इन इंडिया H-125 बनने शुरू होंगे। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस वक्त भारत में डिफेंस डील वाली चर्चा के साथ साथ AI वाली चर्चा भी हो रही है। दिल्ली में 5 दिन तक चलने वाले इस समिट में 700 सेशन प्लान किए गए हैं, जिनमें AI सेफ्टी, गवर्नेंस और एथिकल यूज से लेकर डेटा प्रोटेक्शन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी इस समिट में जाएंगे। वहां की तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने TV9 से खास बातचीत की। हमारे साथ अश्विनी वैष्णव सर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा इवेंट है और क्या क्या आपको लग रहा है कि जो नई बात है, खास करके जेन जी को लेकर बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे देख के वो? दुनिया का सबसे बड़ा AI समिट है और यूथ में, यंग सिटीजन्स में बहुत इसका एंथुजियाज्म है और काफ़ी अच्छा, डिस्प्ले भी बहुत अच्छे हैं। जिस तरह की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे दिखाई जा रही है उससे कई नए सॉल्यूशंस निकलेंगे। जॉब क्रिएटर बन के आ रहा है AI आने वाले दिनों में? हर तरीके से नई, हर एक सेक्टर में इसका बेनिफिट निकलेगा। क्रिएटिव की दुनिया में भी, एग्रीकल्चर में, हेल्थ टेक में, सब में इसका बेनिफिट। एक आखिरी सवाल, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार की योजना है इसको? अच्छा इसका प्रचार होगा, अच्छा प्रसार होगा, जिस तरह से एजुकेशन के माध्यम से इसकी बहुत। कैमरामैन गंगा के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और अब बात पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की। 5 अलग अलग देशों के 14 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जेल में इमरान के साथ जो किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनकी हालत दयनीय है। ये वही इमरान खान है जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में अपनी टीम में जोश भरते हुए कहा था, घिरे हुए शेरों की तरह लड़ो, क्योंकि जब शेर घिर जाता है तो खतरनाक हो जाता है। इन शब्दों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने का जज्बा दिया था, लेकिन आज वही खिलाड़ी खुलकर इमरान का साथ नहीं दे रहे हैं। पहले देखिए वो कौन से पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने इमरान की सेहत के लिए अपील की है। इनमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के 6 पूर्व कप्तान हैं। इस लेटर पर इंग्लैंड के 4 पूर्व कप्तानों ने साइन किए हैं। इसमें भारत के भी 2 पूर्व कप्तान हैं, सुनील गावस्कर और कपिल देव। वेस्ट इंडीज के दिग्गज सर क्लाइव लॉयड के भी इस पर हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के जॉन राइट के भी साइन हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनिस और शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इमरान की सेहत पर चिंता जाहिर की, लेकिन इस लेटर पर साइन नहीं किए हैं। आज किस तरह इमरान के चाहने वालों से ही उन्हें बेरुखी मिल रही है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार की कगार पर था, लेकिन कप्तान इमरान खान का एक संदेश गेम चेंजर बन गया। जस्ट फाइट लाइक कॉर्नर्ड टाइगर्स। नतीजा, पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना।
लेकिन आज उसी ग्रेटेस्ट कप्तान की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जेल की काल कोठरी में धुंधला रही है। इमरान की गिरती सेहत ने अब दुनिया के दिग्गज कप्तानों को झकझोर कर रख दिया है। 5 देशों के 14 पूर्व कप्तानों ने एक साथ पाकिस्तान सरकार से इमरान की सेहत और अच्छे इलाज के लिए अपील की है। इस चिट्ठी पर सुनील गावस्कर, कपिल देव, क्लाइव लॉयड और एलन बॉर्डर जैसे दिग्गजों के दस्तखत हैं। यह सिर्फ एक लेटर नहीं है, इमरान के लिए क्रिकेट लेजेंड्स की तरफ से इंसाफ की डिमांड है। यह वो लेटर है जिसके पहले और दूसरे पैराग्राफ में इमरान खान की उपलब्धियों का जिक्र है। इन सभी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि इमरान को योग्य डॉक्टर से तुरंत इलाज मिले, उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए, कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो, बिना किसी देरी के निष्पक्षता बरती जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर इमरान को रखा जाए। यह विडंबना ही है कि जिस शख्स ने 1994 में पाकिस्तान को पहला कैंसर हॉस्पिटल दिया, जहां हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, आज वही शख्स बुनियादी मेडिकल सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहां उन खिलाड़ियों पर भी गौर करना जरूरी है जिनके क्रिकेटिंग करियर में इमरान खान का एक बहुत बड़ा योगदान है। वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमामुल हक, सईद अनवर, मोइन खान, अकीब जावेद, मुश्ताक अहमद, रमीज राजा, इन क्रिकेटर्स को रिवर्स स्विंग से लेकर मुश्किल वक्त में लड़ना इमरान खान ने सिखाया। लेकिन जब बारी साथ खड़े होने की आई तो इनमें से कईयों ने लेटर पर साइन करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया तक अपनी चिंता सीमित रखी। इसी खामोशी ने पाकिस्तानी आवाम और वहां के कलाकारों को भड़का दिया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीशी खान ने तो उन तमाम क्रिकेटर्स को आईना दिखा दिया। इमरान खान की गिरती सेहत को लेकर हर कोई फिक्रमंद है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें हैं, ठीक उसी तरह से इमरान की तबीयत को लेकर भी सस्पेंस है, क्योंकि ये जनरल मुनीर का ऑपरेशन अंधेरा है। और फिक्र में अब हम आपको एक दुर्भाग्य के बारे में बताते हैं, और वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला कब और कहां सड़क पर चल रहा कोई रीलबाज या रईस ज्यादा करके निकल जाए, इसका अंदाजा तक नहीं है। शायद इसकी जानकारी 23 साल के साहिल धनेश्वरा को भी नहीं थी, जिसकी जिंदगी को दिल्ली की सड़क पर एक नाबालिग रईसजादे ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। 23 साल का साहिल, जिसने प्लेन उड़ाने के सपने देखे थे, अपना प्लेन खरीदने के सपने देखे थे, जिसकी जिंदगी में ड्रीम्स और डिसिप्लिन यानी अनुशासन के चैप्टर थे, लेकिन उसके सपनों को एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से रौंद दिया। और यह सब हुआ सिर्फ रील बनाने के लिए, स्टंटबाजी के चक्कर में। आज फिक्र में हम आपको एक मां का ऐसा दर्द दिखाने वाले हैं जो झकझोर देगा। ये वो मां है जिसने अपने इकलौते बेटे को समाज की चुनौतियों से लड़ते हुए अकेले 23 साल तक पाला है, लेकिन उसी बेटे को रीलबाजों ने मार डाला। अब वो मां 14 दिन बाद भी इंसाफ के लिए आंसू बहा रही है। रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। आई रिक्वेस्ट, आई बेग एज अ मदर, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। मेरे मासूम बच्चे की बलि से अपने बच्चों को बचा लो प्लीज। कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे देके किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दिल तोड़ने वाला यह दर्द दिल्ली में रहने वाली इन्ना माकन का है, जिनके 23 वर्ष के बेटे साहिल को 3 फरवरी को द्वारका में एक स्टंट करती स्कॉर्पियो सामने से टक्कर मारती है। हादसे के कई दिन बाद उसका वीडियो आया है।
जिसमें गाड़ी का स्टीयरिंग एक ऐसे नाबालिग लड़के के हाथ में था जिस पर अपने पिता की दौलत का नशा चढ़ा था, जिसकी बहन बगल वाली सीट पर बैठकर रील बना रही थी। इसके लिए नाबालिग एक बड़ी पतली सी सड़क पर स्कॉर्पियो को जिग-जैग स्टाइल में चला रहा था, जो पहले एक बस से टकराने से बचता है, लेकिन इसी बस के पीछे साहिल आ रहा था। जब वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो सामने से स्कॉर्पियो उसे सीधी टक्कर मारती है और काफी देर तक स्पॉट पर तड़पने के बाद साहिल की मौत हो जाती है। साहिल को रौंदने के बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी एक कार से टकराती है। साहिल की मां के आरोप है कि रील बनाने के चक्कर में रईसजादों ने उनके बेटे को मार डाला। साहिल की मां का दावा है कि जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ उस पर पहले से 13 चालान हैं, यानी रिपीट ऑफेंडर। इसमें 9 ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। और साहिल की मां यह भी सवाल खड़े कर रही है कि जिस लड़के की उम्र पहले एफआईआर में 19 साल बताई गई, वो बाद में 17 साल का नाबालिग कैसे बन गया। वैसे इस खबर का एक और अपडेट आपको दे देते हैं, क्योंकि पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग था, इसीलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां से पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए उसे अंतरिम जमानत भी दे दी गई। आज इस खबर को सुनकर हमें वर्ष 2024 में पुणे के पोर्शे कांड में सजा का निबंध मॉडल याद आ रहा है, जब नशे की हालत में एक नाबालिग अपनी कार से 2 लोगों को कुचलकर मार देता है और उसे सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा मिलती है। अब 23 साल के साहिल को कुचलकर मारने वाला एक नाबालिग को बोर्ड परीक्षा के लिए जमानत दे दी गई और एक मां पूछ रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। मेरा बच्चा तो गया, लेकिन इसके बाप को सिस्टम का पता है कि सिस्टम वीक है, शायद इसीलिए इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। तभी एक जुवेनाइल बच्चे को या अनलाइसेंस्ड बच्चे को जो है ऑटोमेटिक न्यू गाड़ियां दी जा रही है, लग्जरी गाड़ी दी जा रही है फन रील्स बनाने के लिए। दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। अपने बच्चों को बचा लो, दोबारा कोई ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए किसी रईसजादे ने कुचल दिया, बच्चों को उड़ा दिया। ये हेडलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। प्लीज इस फैमिली के खिलाफ खड़े हो, पब्लिक भी खड़ी हो इस फैमिली के खिलाफ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरे पास थ्रेट्स भी आ रहे हैं, मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं दबने वाली, क्योंकि मेरे पास पीछे रोने के लिए अब कोई नहीं है। मैं नहीं दबने वाली। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। भैया ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। सोचिए सिस्टम्स में कितने लकूना है। चालान कट रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था, बच्चे के पास लाइसेंस नहीं था। ये सारे सवाल अभी आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और अब एग्जाम है उसका, इसलिए उसको जमानत दे दी। बोर्ड एग्जाम है, दुनिया उजाड़ दी किसी की और यहां पर एग्जाम की फिक्र है। खैर, अब आपको 23 वर्ष के साहिल धनेश्वरा के बारे में बताते हैं, जिसके कमरे की दीवारें उसके बड़े सपनों की गवाह हैं। साहिल जिन सपनों को पूरा करना चाहता था उसने अपने कमरों की दीवारों पर लिखा था। साहिल का मानना था किसी लक्ष्य को पाने का जुनून टैलेंट को भी मात दे सकता है। साहिल के पास एक पोस्टर था जिस पर लिखा था, लोग फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, बल्कि साहिल खुद का विमान खरीदना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार साहिल को मैनचेस्टर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था और वो इस साल के आखिर में यूके जाने की तैयारी कर रहा था। साहिल के कमरे में ऐसे दर्जनों मेडल और ट्रॉफियां उसके होनहार होने का सबूत हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए अब साहिल नहीं है। बंदा होता है ना जो बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेटिंग होता है, और इतना हार्ड वर्किंग बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा था ना। मैं अपने किसी और दोस्त को बोल सकता हूँ कि वो उसकी जितनी मेहनत करता होगा अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। लेकिन मेरे को एक हिंट था इसकी मम्मी से ही, ये इनको शायद मैनचेस्टर भेजना चाहते थे या जर्मनी में। उस चीज़ की पनिशमेंट तो मिले, वो जो चीज़ उसने करी है वो खाली हाथ ना जाए। उसको ये याद रहे कि भाई मैंने अगर 2 लाइफ ली हैं तो क्या मायने रखती थी वो।
23 साल के साहिल की मौत के पीछे एक सवाल भी है। रील बनाने के चक्कर में साहिल को टक्कर मारने वाला नाबालिग तो जिम्मेदार ही है, लेकिन क्या वो पिता दोषी नहीं है जिसने सब जानते हुए भी अपने नाबालिग बेटे के हाथों में स्टीयरिंग को थमा दिया? और ये तो तब है जब हम कह रहे हैं कि वो नाबालिग है। नाबालिग है, अभी ये भी प्रूव होना बाकी है कि वो नाबालिग है भी या नहीं। जब नाबालिग के पास लाइसेंस नहीं था तो पिता ने उसे गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे दे दी? दावे के अनुसार अगर गाड़ी पर पहले से 13 चालान थे, उसमें से 9 ओवर स्पीडिंग के थे, तो क्या पिता को नहीं पता था उनका बेटा रैश ड्राइविंग का चैंपियन है? इसीलिए 23 साल के साहिल की मौत की सजा नाबालिग के पिता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका थाने के अंदर। आपको जो ये गाड़ी नजर आ रही है ये वही है ब्लैक स्कॉर्पियो जिसने 3 फरवरी को 23 साल के साहिल की जिंदगी ले गई। एक्सीडेंट कितना भीषण था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। आवाज सी सुनी तो मैंने साइड शीशे में देखा। आपकी टैक्सी खड़ी हुई थी? हाँ, साइड में खड़ी थी तो पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी थी कि मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। उसने मेरी गाड़ी में ठोकी, मेरी गाड़ी जाके आगे लगी बस में, बस भी सरक गई वहां से। टक्कर इतनी तेज थी सर, एक बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। ये वेरिफिकेशन की बात आई तो पता चला उसकी एज 17 साल कुछ महीने है। इसके चलते आईओ ने अप्रहेंड करके उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोड्यूस किया। फादर ने अपने व्हीकल को यूज़ करने दिया, ओनर व्हीकल का फादर था, उसके खिलाफ भी हमने उसको बाउंड डाउन कर दिया था और उसको चार्जशीट भी कर रहे हैं एमवी एक्ट में। और फिक्र में अगला अपडेट उन राज्यों से है जहां चुनावी घड़ी बेहद नजदीक है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बिगुल कभी भी बच सकता है। हमारी टीम ने आपके लिए चुनाव से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। सूत्रों से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक इन राज्यों में तारीखों का ऐलान मार्च के दूसरे हफ्ते तक एक साथ हो सकता है, जबकि अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर वोटिंग कराए जाने की संभावना है। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरण जबकि असम में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हुई थी। संभव है कि इस बार चुनावी चरण कम हो जाए। हमारे संवाददाता को जो पता चला है उसके मुताबिक असम में इस बार एक चरण में चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वहां मतदान अप्रैल के पहले हफ्ते में किसी एक डेट पर कराए जाने की संभावना है। असम में एसआईआर के बाद तैयार की गई वोटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि बंगाल और केरल की सूची अभी पब्लिश नहीं हुई है। ये खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार असम के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ असम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। गुवाहाटी में हुई इस बैठक में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग के साथ बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी शामिल हुई। इनके अलावा असम गण परिषद और AIUDF समेत राज्य के अन्य दलों ने भी हिस्सा लिया। अधिकांश दलों ने एक चरण या अधिकतम 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि तय करने का सुझाव दिया गया है। राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। राजनीतिक दलों ने असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन की भी सराहना की है। राजनीतिक दलों से मिले सुझावों के बाद आयोग ने राज्य के बड़े पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। खासतौर से सभी चुनाव अधिकारी और SP को सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की निगरानी करने को कहा गया है। ऐसे मामले में तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनावी संभावना और तैयारियों को देखते हुए बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की रणनीति में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए 3 प्लान लगभग तैयार कर लिए हैं। पहला, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही असम का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का तोड़ भी ढूंढ लिया है। पार्टी ने तय किया है कि 25 से 30 ऐसे विधायकों के टिकट काटे जाएंगे जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, यानी इतने नए कैंडिडेट मैदान में दिख सकते हैं। तीसरा, उन मुद्दों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है जिन्हें पार्टी जीत में अहम मानकर चल रही है। पहले ग्रुप में जो वो मुद्दे होंगे जिनका जिक्र असम समेत देश भर में होता है। इनमें घुसपैठ, सरकार की योजनाएं,
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का कथित पाकिस्तान कनेक्शन, हिंदुत्व और महिला सशक्तिकरण जैसे विषय होंगे। दूसरी कैटेगरी में पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को रखा है। इनमें गांव, ब्लॉक और जिले स्तर के लगभग 100 विषय हैं जिन पर हेमंता सरकार ने काम किया है। आंगनबाड़ी, चाय बागान और सरकारी कर्मचारी के लिए किए गए काम पर वोट मांगे जाएंगे। और अब फिक्र उस एआई की जिस पर दिल्ली में ग्लोबल मंथन चल रहा है। दिग्गज कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं, अपना विजन पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस जगह ये मंच सजा है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में एआई के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं का ड्राफ्ट तैयार करने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने यह पाया कि कई मामलों में वकीलों ने ऐसे फैसलों और कोटेशंस का हवाला दिया जो या तो अस्तित्व में नहीं थे या गलत थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल बागची और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि कोर्ट को ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जो बिना उचित वेरिफिकेशन के एआई टूल्स के जरिए तैयार किए गए होते हैं। हमें बताया गया है कि कुछ वकीलों ने मसौदा तैयार करने के लिए एआई का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें अदालत के सामने एक काल्पनिक निर्णय का हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक याचिका में दया बनाम मानवता से जुड़े मामले का जिक्र था जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने भी ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई थी। उनके सामने जो उदाहरण दिए गए वो अस्तित्व में ही नहीं थे। जिस कानून पर भरोसा किया गया था वो मनगढ़ंत साबित हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने आगे बताया कि जहां वास्तविक निर्णयों का हवाला दिया गया था वहां भी अदालत के समक्ष रखे गए अंश कभी कभी गलत थे। अदालतों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक कोटेशन और कानूनी संदर्भ को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले अधिकृत सोर्स से जरूर वेरीफाई किया जाना चाहिए। न्यायपालिका में एआई के दुरुपयोग से सचेत रहने को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश भी जारी किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणियां हेमंता बिस्वा शर्मा के बयानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की गई। टिप्पणी से स्पष्ट है कि एआई तकनीक से कानूनी कामकाज में तथ्यों की गलती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों के भीतर यह चिंता है कि एआई किस प्रकार कानूनी कामकाज को प्रभावित कर रहा है। न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया है कि टेक्नोलॉजी रिसर्च और मामलों के प्रबंधन में सहायक हो सकती है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी वकीलों और जजों की ही होती है। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का जिक्र। उन्होंने लखनऊ में सामाजिक सद्भाव बैठक में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे। घर वापसी के मुद्दे पर कहा यह काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं मिलना चाहिए। हिंदुओं में घटती जन्म दर पर चिंता जताई। कहा कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। यूजीसी से जुड़े विवाद पर कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। पहली बड़ी खबर, मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात की। उनसे मिलने वालों में अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी और शबाना आजमी समेत कई फिल्मी कलाकार शामिल थे। उस मुलाकात में कला और संस्कृति के बारे में चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस ने भारत मंडपम में चल रही एआई समिट में हुई चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। न्यूसेपियन कंपनी के सीईओ धनंजय यादव ने दावा किया है कि उनके स्टॉल से कीमती एआई डिवाइस गायब हो गए। अब पुलिस ने मामला दर्ज करके उनके इन आरोपों की जांच तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं और उच्च संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों को देश में भाईचारा बढ़ाने और संविधान के मूल्यों के हिसाब से व्यवहार करने और बोलने की नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाना होगा। नफरत भरे भाषणों को रोकने के लिए पहले सोच को सुधारने की जरूरत होती है, क्योंकि भाषण से पहले विचार आते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनकी पार्टी ने अजीत पवार प्लेन क्रैश की सीबीआई जांच की मांग की है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर सुनेत्रा पवार के अलावा सांसद प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुशरीफ और युवा नेता पार्थ पवार मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि केस को रद्द कर दिया है। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% कमीशन वाले कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर बीजेपी नेता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। करप्शन रेट कार्ड वाले इस विज्ञापन को राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। चेक बाउंस मामले में 12 दिन जेल में बिताने के बाद एक्टर राजपाल यादव रिहा हो गए।
कल ही दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने कहा कि उन्हें बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे। देश का बच्चा बच्चा उनके साथ है, तभी वो 250 फिल्में कर पाए हैं। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे। भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ के बाद तारिक रहमान से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी, पीएम मोदी का पत्र सौंपा, भारत आने का निमंत्रण दिया। दोनों लीडर्स ने भारत बांग्लादेश के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने का संकल्प जताया। स्पेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की कंपनी मेटा और टिकटॉक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि ये प्लेटफॉर्म एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज मटेरियल फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ये घोषणा की है। सांचेज ने कहा कि प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।